गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक नए हफ्ते, एक नई उम्मीद, एक नई सुबह और एक नए दिन के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे। आप लोगों ने अपना वीकेंड भी बहुत अच्छे तरीके से गुजारा भी होगा, खूब इंजॉय भी किया होगा। लेकिन मंडे एक मुश्किल दिन होता है, लेकिन मोटिवेशनल डे भी कहा जाता है इसको। बहुत से लोगों के लिए छुट्टी गुजार कर वापस रूटीन में आना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन बहुत से लोग अपने हफ्ते के टारगेट सेट करते हैं कि आने वाले हफ्ते में हमने क्या क्या काम करना है और कौन कौन से टारगेट जो हैं उनको हमने अचीव करना है। और मेरा ख्याल भी है कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंजॉय द मोमेंट का असूल फॉलो करना चाहिए। जब आपको छुट्टी हो तो आपने वो छुट्टी जो है वो खूब इंजॉय करनी है, हल्ला गुल्ला करना है, फ्रेंड्स के साथ मिलना है, टूर्स करने हैं। और अब तो वैसे भी वन डे टूर्स का जो है वो ट्रेंड चल रहा है। आप हफ्ते की रात निकलते हैं, सैर करिए और ढेर सारी यादें, यादगार लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज करते हैं और संडे की शाम वापस आ जाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं फिटनेस के हवाले से और सेहत के हवाले से। तो आपको पता है कि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और जब भी मौसम चेंज होता है तो बहुत सारे जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो भी जन्म लेने लग जाते हैं और अक्सर लोगों को फ्लू, नज़ला और ज़ुकाम की शिकायत होने लग जाती है। और वैसे भी आजकल जो हालात हमारे इर्द गिर्द चल रहे हैं और कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है वो भी थमी नहीं थी कि डेंगू वायरस का भी फैलाव तेज़ हो चुका है और उसके भी कई जो केसेस हैं वो हमारे सामने रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। और ऐसे मौसम में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, सिम्टम्स सामने आने पर हमें क्या क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर पर बहुत से लोग जो है ऐसे मौसम में मेडिकेशन के हवाले से बहुत लापरवाही करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है हमारे सेहत के लिए, इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हुमा काशिफ है, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर हुमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? आई एम गुड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हुमा, जैसे मौसम चेंज होता है तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। नज़ला, ज़ुकाम, गले ख़राब की शिकायत होती हैं। तो ये क्यों होती हैं? सबसे पहले तो इनकी क्या वजूहात हैं? लेकिन जब वेदर चेंज होता है, एक्सट्रीम वेदर से थोड़ा माइल्डर वेदर होता है। जैसे अभी गर्मियाँ चल रही थी, उसके बाद अब ऑटम या फिज़ा का मौसम आता है, तो उसमें बहुत से वायरस जो स्पेशली हैं वो मल्टीप्लाई ज़्यादा होने लग जाते हैं। जी, स्पेशली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरस जो हमारे यहाँ नज़ला ज़ुकाम का हो जाता है वो राइनो वायरस है। बट सिंस 2 years कोरोना वायरस भी आया हुआ है। इन दोनों के सिम्टम्स काइंड ऑफ एक ही तरह के होते हैं, नज़ला ज़ुकाम। लेकिन ये कि कोरोना का है वो आप डायग्नोस कर सकते हैं अपने टेस्ट करवा के, अगर आपको शक होता है, क्योंकि नेचुरली उसके सिम्टम्स ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। उसकी डायग्नोसिस सिर्फ अर्ली डायग्नोसिस जो है शुरू के डेज के अंदर अगर आप अपना कोरोना PCR करवा लेते हैं किसी रिप्यूटेड लेबोरेटरी से तो वो ऑथेंटिक होता है। ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का रेजिस्टेंस कैसा है। इंसान का जो मदाफ़ती निज़ाम है वो हमें वायरस से लड़ने के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जो बच्चे हैं 5 साल से छोटे या जो एल्डरली हैं 60 साल से ज़्यादा के लोग, उनको वायरस की वैक्सीन लगवाइए। ख़ास तौर पे जो लोग सफ़र कर रहे हैं हार्ट डिजीज़ से, या जो डायबिटिक हैं या जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो ज़्यादा प्रोन है, यानी कि उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि ये उनको, क्योंकि उनका जो रेजिस्टेंस है या मदाफ़ती निज़ाम है वो कम होता है नॉर्मल इंसान से। और दूसरा, जैसे ज़ुकाम और नज़ला, इसकी ज़्यादा शिकायत होती है जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसके हवाले से हम लोगों को दवाई नहीं खानी चाहिए, ये अपना वक्त लेकर खुद ही ख़त्म हो जाएगा। आप इससे मुत्तफ़िक हैं? जी, इसमें यह है कि डिपेंड्स कि अगर आपके जो सिम्टम्स हैं वो मामूली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और हमारे यहाँ वायरल इन्फेक्शंस होने के बाद यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाती हैं। अच्छा। क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन है वो प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन तो कम है, दे आर अंडर नरिश्ड, उनमें एनीमिया है और उनका मुदाफ़ती निज़ाम वैसे ही कमज़ोर है और उनको डाइट जो खुराक है वो सही मैसर नहीं है। एक आम इंसान जो है वो आराम से 2 गिलास दूध तो नहीं पी सकता। और ये भी डाउट ही है कि वो जो मिल्क ले रहा है कि आम शहरी क्या वो सही दूध पी रहा है
जिसके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें सही मिकदार में मौजूद हैं या नहीं है। और एक जो बहुत कॉमन चीज़ है हमारे यहाँ, दूध उबाला जाता है, उसके ऊपर से उसकी क्रीम को उतार दिया जाता है। बिल्कुल। दूध में 70% वाटर है, तो इट इज़ अ सफ़ेद पानी जो आप पी रहे हैं। तो ऊपर से उसकी जो मलाई है वो नहीं उतारनी चाहिए। नहीं उतारनी चाहिए। अच्छा। सबसे, क्योंकि उसको आप बीटर से, हैंड बीटर से या फेंट के उसको ही कंज्यूम करें। खासतौर पे जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनके लिए फुल क्रीम मिल्क जरूरी है, उनकी सेहत के लिए, सेहत के लिए, क्योंकि उसमें से आप विटामिन, आयरन, कैल्शियम तो निकाल देते हैं। हाँ, उसकी क्रीम के जरिए निकाल देते हैं। और दूध जो है उसमें 70% पानी है, तो फिर वो पीने का फायदा ही नहीं है। हम सफेद पानी ही पी रहे हैं। तो अगर फ्लू हो जाए तो फिर हमें किस तरह की जो है वो दवाई लेनी चाहिए? फ्लू हो जाए तो बेसिकली सिर्फ आप एक एंटी एलर्जिक लें, जो कि यूजुअली नॉन सेडेटिव, बहुत अच्छी प्रिपरेशंस मार्केट के अंदर हैं। और साथ आप सिर्फ पेनाडोल ले लीजिए, और वार्म लिक्विड्स हैं जैसे जो शांदा ले लें, जो चाय पीते हैं वो लोग चाय इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, कावा ले सकते हैं, वार्म लिक्विड्स है। चिकन जैसे एक क्लास प्रोटीन है जो कि चिकन में होती है, एग वाइट में होती है। बच्चों को, बड़ों को, सबको अंडे की सफ़ेदी दीजिए, चाहे फ्राई करके, बॉईल करके, क्योंकि वो भी आपके रेजिस्टेंस को बूस्ट करती है। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जैसे रेड बीन्स हैं, वो भी एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है। चिकपीस जैसे मटर वगैरह हैं, वो भी सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो आइडिया इज़ टू ईट हेल्दी। ठीक है। और दूसरा डॉक्टर हुमा, हम देखते हैं कि अब डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अब जो है हम लोगों ने ज़ुकाम से बचने के लिए अब हमें फ्लू शॉट्स की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो क्योंकि जो फ्लू वायरस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, तो आप क्या कहती हैं कि कौन सी उम्र से जो है वो फ्लू शॉट्स जो है वो लगवाने चाहिए? देखिए, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जिनका इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिसमें स्पेशली फॉल करते हैं डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव, जो लोग जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है। और बच्चे जो 1 साल से 5 साल के बच्चे हैं, उनके अंदर भी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है। तो इसलिए जो छोटे बच्चे हैं और जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े एल्डरली हैं, नॉट बच्चास तो उनके लिए भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इसलिए उनको कवर देना चाहिए है थ्रू द वैक्सीन। तो ये कितनी देर बाद लगवाने चाहिए जो फ्लू शॉट्स हैं? फ्लू शॉट्स जो सीज़न आता है ना, जिसमें फ्लू वगैरह एपिडेमिक होता है, तो उसमें लगाए जाते हैं इनके कोर्सेज। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं? साइड इफ़ेक्ट्स एज सच तो नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ा सा बॉडी एक होना या लो ग्रेड फीवर होना, वो कुछ लोगों को होते हैं इसके सिम्टम, कुछ को नहीं होते। इट डिपेंड्स कि आपका रेजिस्टेंस कैसा है, आपका मदाफ़ती निज़ाम कैसा है। और प्लस ये कि खाली फ्लू शॉट्स लगा लेना इज़ नॉट एनफ, उसके साथ आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जब आप एक्सरसाइज करते हैं कम से कम आधा घंटा, आप मेक इट अ रूटीन के हफ्ते में 5 दफ़ा एक्सरसाइज ज़रूर करें। एंड वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। आपने आधा घंटा अपने आप को देना है। ब्रिस्क वॉक, यानी कि ये नहीं कि आप आहिस्ता आहिस्ता टहल रहे हैं, आधा घंटा ब्रिस्क वॉक करें। साथ डीप इनहेलेशन, जैसे लंबा सांस, डीप ब्रीदिंग है, वो कंटिन्यूस करते रहें। आप ये देखिए कि जब हम सांस लेते हैं तो हम एक डीप ब्रेथ लेके देखें तो आपको आइडिया होगा कि हम अपने लंग्स को फुल करते ही नहीं हैं। बिल्कुल। तो मेक इट अ रूटीन कि आप 6 दफ़ा 6 आवर्ली लेते रहें, ताकि बेटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सारे विसराज में जाए। एंड उसी से आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो प्रोफ्यूज होते हैं, एंड गुड क्वालिटी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उनमें जाता है। ठीक है। और दूसरा डॉक्टर हुमा, कहते हैं कि जितना आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो जितना कमज़ोर होगा उतना ज़्यादा आप ज़ुकाम और ये ज़्यादा हो जाते हैं, आपको शिकार इसके। तो उसके लिए अपने मुदाफ़ती निज़ाम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए विटामिन सी की कितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है और किस फॉर्म में हमें लेनी चाहिए? विटामिन सी सबसे अच्छा तो ये कि नेचुरल जब सीज़न होता है, और एक ऑलवेज ये मेक श्योर कि जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो इस्तेमाल कीजिए। अब जैसे विंटर अप्रोच करने लगता है तो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हमारे आ जाते हैं, जिसमें विटामिन सी की मिकदार आपके अमरूद के अंदर भी अच्छी पाई जाती है, और कीनू हो गया, मौसमी हो गई, और ग्रेप फ्रूट, ठीक है, ये सारे बहुत अच्छे होते हैं विटामिन सी के लिए। ठीक है। दूसरा ये कि जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप डाइट में पूरा नहीं ले रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उसको रिप्लेसमेंट, जैसे CAC 1000 है, उसमें आपको कैल्शियम भी मिल रहा है, विटामिन डी भी, विटामिन C भी मिल रहा है, और जो आपके इन अ ग्लास ऑफ वाटर बटे अच्छे पैलेटेबल फ्लेवर्स में है। एडल्ट्स तो वो आसान से ले सकते हैं। बाकी बच्चों के सिरप्स भी आते हैं, जिंक का भी आता है, क्या इसका विटामिन C के भी आते हैं। तो सम टाइम रिप्लेसमेंट ज़रूरी होती है, क्योंकि डाइट के ऊपर इतना ज़्यादा बच्चे नहीं खाते हैं विटामिन्स, ऑरेंजेस नहीं खाते हैं। तो अगर नहीं बच्चा ले रहा है गुड डाइट तो आप उसको रिप्लेसमेंट में ओरली मेडिकेशन दे सकते हैं। लेकिन इन सारे जो वायरसेस से हम लोग जूझ रहे होते हैं, तो जब ये हमें हो जाते हैं हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। डॉक्टर से हमने रिकमेंडेशन नहीं लेनी और हम खुद ही से खाना शुरू कर देते हैं। वो हमारी कंडीशन को कितना ज़्यादा वर्स्ट कर सकती हैं? मैम उसमें यह है कि अगर आप सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसमें जो आपके अलार्मिंग सिम्टम्स हैं वो कवर हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आप जो हैं अंधेरे में तीर चला रहे की तरह हैं। तो अगर आप थोड़ी बहुत 1-2 दिन आपको फीवर रहता है, आप पेनाडोल ले लें। पेनाडोल हार्म नहीं करती है, नुकसान नहीं करती है, ये किडनीज के लिए भी फ्रेंडली है। बाकी लोग बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जैसे ब्रूफेन का बहुत ज़्यादा हमारा इस्तेमाल हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेडिसिन नहीं मिलती है। जिसका दिल करता है एक दफ़ा अगर डॉक्टर ने रिकमेंड कर लिया है तो वो खुद ही जाके परचेज कर लेते हैं। तो इसलिए उनको अवॉइड कीजिए। पहले आप पेनाडोल लीजिए। अगर आपका 1 या 2 दिन आपको लगता है कि कंप्लेन स्टिल लिंगर ऑन कर रही है या बीमारी बढ़ रही है तो कंसल्ट योर डॉक्टर और अपना इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाइए। अब हमारे पास बहुत अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कि ऑथेंटिक रिपोर्ट्स देती हैं, तो हमेशा कंसल्ट करके फिर ही किसी चीज़ का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। दूसरा डॉक्टर हुमा, हम देखते हैं कि फ्लू के साथ साथ गला ख़राब होता है, और गला ख़राब जिस तरह होता है फिर बलगम भी आना शुरू हो जाती है। तो ये इसका इलाज क्या है? क्या एंटीबायोटिक्स खाने से ये ख़त्म हो सकती है, या जिस तरह बहुत से लोग गरारे भी करते हैं और भाप भी लेना शुरू कर देते हैं, तो इसका इलाज क्या है? देखिए, एज आई सेड कि जैसे अगर शुरू में फ्लू हो रहा है या तो उसमें आपने स्टीम इनहेलेशन ले लेनी है, अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, वार्म लिक्विड्स लेने हैं, सूप ले लिया, पेनाडोल ले लिया, एंटी एलर्जिक ले ली। लेकिन अगर फिर भी सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, फ्लू की अमूमन जो फ्लैम निकलता है यानी कि बलगम जिसको आप कहते हैं, वो अमूमन वाइटिश होता है। लेकिन अगर सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं, बुखार ज़्यादा हो रहा है और जो बलगम निकल रहा है वो पिलाहट है उसके अंदर, अगर उसमें पिलाहट आ रही है तो इसका मतलब है होता वायरस है, उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। और अगर सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको लग रही है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है या खांसी बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रेफरेबल कि आप एंटीबायोटिक ले लीजिए, कंसल्ट कीजिए। लेकिन एंटीबायोटिक कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि हर एंटीबायोटिक का रोल फ़र्क है। ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, कुछ हैं जो लोअर एब्डोमिनल या UTI या स्किन के लिए। तो हमेशा आइडिया है इसके कंसल्ट डॉक्टर। एंटीबायोटिक खुद सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंडीशन ख़राब हो रही है तो खुद ही जाके अपनी हेल्थ के साथ ना खेलिए। एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ वायरसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, हमारे यहाँ बैक्टीरियल भी हैं। अच्छा। सुपर इम्पोज बैक्टीरियल वायरसेस या फंगाई वगैरह जो हैं ये बाहर के मुल्कों में ज़्यादा हैं, वहाँ बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बैक्टीरिया भी हैं। मुदाफ़ती निज़ाम कम होने की वजह से वायरसेस के बाद इम्यूनिटी नहीं है, खून की कमी है, एनीमिया है, तो वो सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। अच्छा। तो अगर इस तरह से होता है तो गो फॉर दी एंटीबायोटिक, या फिर ब्लड टेस्ट करवा लें कि ब्लड के अंदर अगर उसने डिरेंज कर रहा है, आपके टेस्ट खराब आ रहे हैं, तो गो फॉर एंटीबायोटिक। और यहाँ पे तो इतना रवाज भी नहीं है ना कि अपने फुल बॉडी टेस्ट कराने। जी बिल्कुल, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव। और हमारे लोग जो हमारे लो सोशो इकोनॉमिक हैं या अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बजाय जो क्वैक्स बैठे हुए हैं उनके पास चले जाते हैं और वो अननेसेसरी उनको एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स स्पेशली लगाते हैं, इंजेक्टेबल, क्योंकि वो खुश नहीं होते इंजेक्शन के बगैर।
आप देखें जितने व्यूअर्स हैं वो प्रिविलेज हैं, उनके घर जो स्टाफ काम करता है, आप उनको बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन भी दे देंगे ना, दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड। जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि हमें वो लगा दे, इंजेक्शन लगेगा, तभी हम क्वैक के पास चले जाएंगे, अपने आप को एक्सपोज कर लेंगे हेपेटाइटिस बी से, सी से, लेकिन वो राइट एडवाइस फॉलो नहीं करेंगे। वो इनसे एक स्लिप के ऊपर कुछ अमाउंट लेते हैं, 1 या 2 इंजेक्शन लगा देते हैं, अच्छा, उस दिन का डोज दे देते हैं एंड दे आर हैप्पी। उनसे उनको आराम भी आ जाता है, उनके माइंड वाइज जो साइकोलॉजिकल गेम वो उनका यकीन इतना ज्यादा उन पे हो गया हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद उनकी सिचुएशन भी वर्स्ट हो जाती है और फिर वो डॉक्टर्स के पास भागते हैं कि अब हमें ठीक कर दें। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसलिए जनाब आप लोगों को ये सोचना और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी क्वैक के पास नहीं जाना। वो आपकी ज़िंदगी के साथ भी खेल रहा है, तो आप भी अपनी ज़िंदगी के साथ उस वक्त खेल रहे होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर हुमा काशिफ के साथ, जो फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर हुमा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं कि मौसम जिस तरह चेंज होता है उसी तरह बहुत से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी जन्म लेना शुरू कर देते हैं। तो उसमें आप लोगों ने कौन कौन सी डाइट लेनी है, कौन कौन सी जो एहतियात है वो आपने बरतनी है ताकि आप ये तमाम तर जो इन्फेक्शन है इनसे बच सके। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलता है, इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ये हमारा सेगमेंट है लाहौर की दुनिया, और इसमें हम बात करेंगे सोने शहर और तारीखी शहर लाहौर की। तो वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही बहुत ज़्यादा प्यारा है और सोना कह सकते हैं, और अल्लाह ने हमें एक ऐसे खित्ते से भी नवाजा है जो खूबसूरती और कुदरती मनाजिर में अपनी मिसाल आप है। और पाकिस्तान एक सियाहती मुल्क भी है जो दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ भी रहता है, और जिसको कुदरत ने हर किस्म के ज़मीनों आबो हवा दी है। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ इलाकों की ज़ुबानें हैं, और पाकिस्तान को इसने ही मुख्तलिफ रंगों का घर बना दिया है। और इसी डाइवर्सिटी की वजह से पाकिस्तान को दुनिया के 10 बेहतरीन सियाहती मकामात की फहरिस्त में अब शामिल कर लिया गया था। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और जब बात हो सयाहत की, लाहौर के बगैर जो है पाकिस्तानी सयाहत है वो अधूरी रहती है। और तारीखी लाहौर और उसके तारीखी मकामात हमेशा से ही सयाहों का तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। अब लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद को वर्ल्ड सिटी के तहत लाने और भाटी गेट की तारीखी हैसियत बहाल करने का भी फैसला किया गया है। इसके साथ साथ लाहौर और बाकू को जुड़वा शहर बनाया जा रहा है। लाहौर में सयाहत के फ़रोग के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, आज हमने इस पर बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर है कंजर्वेशन लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के नजमुल साकिब है, और उनके साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जुनैरा इलियास है। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और जुनैरा आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, आज सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और जो सियाहत का आलमी मरकज़ है उसको लाहौर समझा जाता है। तो हमें बताइएगा कि वर्ल्ड सिटी ने अपने क़याम से लेकर अभी तक जो है वो लाहौर के कौन कौन से जो तारीखी मकामात हैं उनकी डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया है। जी, थैंक यू एमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमने मौका दिया कि हम इस सकाफ़त के ऊपर बात कर सकें जो हमें विरसे में मिली है, और एक इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है। बहुत से लोगों को बहुत से अदवार में ये चीज़ें जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो सकाफ़त मौजूद है उसके पीछे बहुत डिटेल में चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें मुग़ल आर्किटेक्चर है, हिंदू आर्किटेक्चर है, सिख आर्किटेक्चर, ये तमाम है। इवन ब्रिटिश एरा को भी हमें भूलना चाहिए, वो भी यहाँ पे मौजूद था। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि सकाफ़त जो है वो आपको टूरिज़म की प्रमोशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सारी दुनिया में आप जहाँ जहाँ भी देखें आपको टूरिज़म चल रही है, वो चल भी बेसिकली हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्लेसेस की वजह से चल रही है। इट्सल्फ पेरिस में इट्सल्फ ओल्ड सिटी जो आपका जहाँ पे लूव म्यूज़ियम है, उनके सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, पेरिस इट्सल्फ इज जनरेटिंग $3 billion a year, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। लाइकवाइज इटली, रोम में देख लें, वेनिस में देख लें, टूरिस्ट आर कमिंग टू सी दैट ओल्ड हिस्टोरिकल प्लेसेस। बिल्कुल। अब बाकू जिसका आपने जिक्र किया, बाकू भी उन्होंने छोटी सी वॉल सिटी है, और उसको आप ये कह सकते हैं आधे घंटे में आप पूरी देख सकते हैं आसानी के साथ।
बट येट दे हैव प्रिजर्व्ड इन सच ए नाइस मैनर के इस वक्त बाकू हैज़ बिकम सेंट्रल एशिया का एक टूरिस्ट हब बन गया हुआ है, एंड दे आर सेलिंग इट वेरी राइटली सो। और दुबई का कंपटीशन में जा रहा है वो, क्योंकि दे गॉट लॉट मोर देयर टू सी फॉर द पीपल। इसी तरह वर्ल्ड सिटी ने वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 4, अब ये 12 दरवाज़ों से वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। शाही इमाम आप देखें वो एक प्रिजर्व हुआ, इसको यूनेस्को का अवार्ड मिला, एंड देन वी गॉट दिस लाहौर फोर्ट में एट ए टाइम इस वक्त 10 साइट्स पे काम हो रहा है, और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो कि हिडन थी उसको हमने अनअर्थ कर दी हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि दी आर्किटेक्चर जो देख रहे हैं खाली वो नहीं है, उसके नीचे भी बहुत कुछ है। उसको सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, इसके वाटर सिस्टम्स हैं, दे आर ऑल सपोर्टिंग सिस्टम, एंड मुगल्स हैव वर्कड इन डिटेल। उनकी एक एक चीज़ के अंदर बेपनाह उनकी काबिशें मौजूद हैं, उनके स्पेशलाइज इंजीनियर से, स्पेशलाइज आर्किटेक्ट से, उनसे मिल के ये आपको शाहकार बने हैं। आज तक शायद दोबारा भी नहीं बन पाए वो चीज़ें। सो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें एराज बोलते हैं तमाम, अकबर के टाइम पीरियड, फिर उसके बाद हुमायूं चूँकि एग्ज़ाइल में रहा ज़्यादा देर उसकी नहीं है, लेकिन उस टाइम पीरियड में शेरशाह सूरी थे तो उनकी जर्नैली सड़क, रोहतास फोर्ट, ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपके जहांगीर का टाइम पीरियड आ जाता है, फिर शाहजहां आ जाता है, और हर एरा का आर्किटेक्चर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, बट दे हैव द हार्मनी, आपस में लिंक्स हैं इनके साथ। ठीक है। और आखिरी जो फेज़ जिसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ वो फेज़ था आपका औरंगज़ेब आलमगीर, जिसने मसाजिद के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया गया। और लाहौर की मस्जिद जो शाही मस्जिद है, जो बादशाही मस्जिद भी कहलाती है, यहाँ लाहौर की ये है, दिल्ली में जो भी शाही मस्जिद है वो भी उसी एरा की टाइम पीरियड है। और ये शाहकार आपस में, ये सर आपने कंपैरिजन वैसे खुद ही कर दिया, मैं इसी पे आने लगी थी कि हमारा कंपैरिजन हमसाया मुल्क से ही किया जाता है उसकी तारीखी मकामात के हवाले से, कि वो वहाँ पर जो तारीखी मकामात है वो ज़्यादा डेवलप्ड है और उनकी हालत ज़्यादा बेहतर है। आप इससे मुत्तफिक हैं? जी नहीं, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। देखें, बात यह है कि यस फैक्ट ये ज़रूर है कि उनके यहाँ अवेयरनेस हमारे यहाँ की अवेयरनेस से पहले के लोगों में आई हुई है। ठीक है। द आर्किटेक्ट्स हैव बीन प्लेइंग वेरी वाइटल रोल ओवर देयर, दे हैव प्रिजर्व देयर एसेट्स टू द एक्सटेंट। अब हमारे यहाँ ये था कि हम लोग उस चीज़ों को उस समय प्रमोट नहीं शायद कर पाए जिस तरीके से उन्होंने कर दिए। अच्छा। हमारे पास जो लाहौर फोर्ट है वो जिस कंडीशन में मौजूद है ये बहुत आला कंडीशन है। इसके मुकाबले में दिल्ली का जो किला था वो 1857 की म्यूटनी में तकरीबन तबाह हो गया था। वहाँ पे जो शालीमार गार्डन था दिल्ली, उसका निशान भी बाकी नहीं है, लाहौर में मौजूद हैं। अगर हम अपने तमाम एसेट्स को देखना शुरू करें तो वी हैव लॉट मोर एसेट्स वेयर वी कैन प्रिजर्व इट एंड बेसिकली प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड इन अ बेटर मैनर एज कम्पेयर टू बाकी लोगों की, बाकी दुनिया। क्योंकि हम इसलिए कंपेयर इंडिया से फ़ौरन करते हैं क्योंकि ये एक ही खिता था, मुगल एरा ये पूरा एक ही था। उनकी जो डेवलपमेंट्स थी वो यहाँ पूरे की आपस में लिंक थी। उन्होंने ये नहीं किया कि जी पंजाब में यूँ बना दो, वहाँ पे यूँ बना दो। उनकी आर्किटेक्चर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, हर जगह मौजूद ये चीज़ें पाते थे। तो इसलिए जो एरा आपको अगर अकबर के टाइम पीरियड में जो काम वहाँ पे आगरा में हो रहा था उसी स्टाइल की चीज़ें अकबर में यहाँ पे भी हो रही थी। ठीक है। अकबर आपका शाहजहां के टाइम पीरियड में जो मोती मस्जिद यहाँ बनाई गई, पर्ल मॉस्क जिसको यहाँ पे किले में कहते हैं, ऐसी ही पर्ल मॉस्क आपको आगरे में है, ऐसी ही पर्ल मॉस्क आपको वहाँ पे दिल्ली में भी है। सेम आर्किटेक्चर स्लाइट डिफरेंस के साथ है। अच्छा। शालीमार गार्डन्स सेम स्टाइल के ऊपर मौजूद हैं। इसी तरह जब औरंगजेब आलमगीर की हम बात करते हैं तो उसकी जो आर्किटेक्चर था वो भी एक ही था, स्लाइट चेंजेस बट यस मोर लेस सेम। ठीक है। ज़ुनैरा, आपसे मैं बात करना चाहूँगी, आप इन पे काम भी करती रहती हैं, रिपोर्ट्स भी बनाती रहती हैं तारीखी मकामात के हवाले से, तो कितना काम अभी भी हमें जो है इनके हवाले से करना बाकी है, या इनको फ़रोग देने के लिए अभी भी हमें कौन कौन से इकदाम उठाने चाहिए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पहले से तो बहुत ज़्यादा तेज़ी कहा जा सकता है कि कामों में हम देख रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे साल मज़ीद लगेंगे इसको जो है अब पूरी तरह से बहाल होने में। और मेरा ख्याल है कि पूरी तरह से बहाल इसको कभी किया भी नहीं जा सकेगा, क्योंकि पहले अगर हम एक प्रोजेक्ट पे काम करें उतनी देर में दूसरा थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और इस तरह से ये तो कहा जा सकता है कि साथ साथ अगर मेंटेनेंस की जाए कि अगर एक प्रोजेक्ट को फोकस्ड ना रखा जाए तमाम तर जिन पे हम काम कर चुके हैं, जिसमें अगर हम देखें तो शाही किला में बहुत सारी साइट्स को प्रिजर्व कर दिया गया, उसको बिल्कुल उसी असल हालत में बहाल किया गया। जैसे सर ने बताया कि शाही हमाम जो कि मैंने देखा है कि जब से बहाल हुआ है, गर्मी हो सर्दी हो, लोग बिल्कुल इस चीज़ का इंतजार नहीं कर रहे होते। हम लोग तो फिर भी सोच रहे थे कि थोड़ा सा मौसम बेहतर हो तो फिर ही हम जाएंगे। हाँ। लेकिन मैं गर्मियों में भी अक्सर दिल्ली दरवाजे पहुंचूं तो वहाँ पर रश होता है। अच्छा। क्योंकि अंदर से जो उसका स्ट्रक्चर है और जो वहाँ पर आर्किटेक्ट वैल्यूज थी तब की, वो बहुत ठंडा है अंदर से बिल्कुल। वहाँ पर लोग अगर बाहर से गर्मी भी लग रही हो तो दुकानदार भी थोड़ी देर के लिए अंदर जाके चक्कर लगा लेते हैं।
तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये जो साइट्स प्रिजर्व कर दी गई हैं, अगर इनको इसी तरह से इनको ओवरलुक करते रहें ऑन एंड ऑफ, अगर कोई एक सीढ़ी खराब होगी तो एक को ही सही कर लें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर हो जाएगा। अभी भी ऐसी मुतअद्दिद साइट्स हैं और जिनको निशानदेही कर दी गई है, जैसे हम लोगों ने कुछ देर पहले जो रिपोर्ट की थी कि दूसरा शीश महल दरियाफ्त हुआ है, उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। अगर वो शुरू हो जाएगा तो वो भी एक अच्छी साइड हो जाएगी। और देखे ना, मतलब शीश महल का तस्वुर जैसे ही नाम आता है तो बस एक ही आता है दिमाग में कि भाई शाही कला, और उसमें अब काम हो रहा है और पता नहीं क्या। लाइक अगर मैंने भी फर्स्ट टाइम जब वहाँ विजिट किया था तो मैं बड़ी इंस्पायर्ड थी उस कॉन्सेप्ट से कि सिर्फ एक दिए से पूरा शीश महल जगमगाता था। इसी तर्ज से सेम वो बना हुआ है, लेकिन वो देखें 7वीं मंजिल पर बनाया गया और पता नहीं उन्होंने शायद एक्सपेरिमेंट किया कि शायद मैं भी ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो जो भी साहब थे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें पुराने ज़माने के लोग जो हैं वो अडॉप्ट करते थे और शायद कहा जा सकता है कि उनकी एक्टिविटीज़ हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर थी। हम लोग अगर फारिग बैठे तो स्क्रॉलिंग कर लेते हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि जिसका सब्जेक्ट आर्कियोलॉजी से जुड़ जाता है या वॉल सिटी से जुड़ जाता है, वो काफ़ी अच्छे लोग भी होते हैं और उनकी हिस्ट्रीज भी बड़ी मज़े की होती हैं। और अभी बहुत सारी ऐसी साइड्स हैं, जैसे हम देखें आर्कियोलॉजिकल साइड्स में जो है नूरजहाँ का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, अभी तक उस पर काम जारी है। पिछले हम 4 साल से सुन रहे हैं कि इस साल मतलब काम ही चल रहा है, खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होने के दहाने तक नहीं आया, ये कह सकते हैं। तो फिर सर से ही पूछ लेते हैं कि कब तक उसका काम जो मुकम्मल हो जाएगा और वो हमें नजर आएगा कि हम जाकर उसको मुकम्मल तरीके से देख सकते हैं। देखें, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि yes, we are all working, but that is under the domain of archaeology department. वो अलग अपने चीज़ों पे एफर्ट्स कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हम अपने जो हमारे पर डोमेन में चीज़ें आ रही हैं, हम उस पे अपनी तमाम प्रोफेशनल अप्रोच के साथ वी आर वर्किंग ऑनेस्टली ऑन दीज थिंग्स। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा सा फोर्ट के ऊपर फिर दोबारा से लाऊंगा कि हमने क्या कुछ कर दिया पीछे। अकबरी हमाम जो लोगों की नज़रों से ओझल था, कूड़े का ढेर होता था और वहाँ पे किसी को पता भी नहीं था कि अकबरी हमाम है, उसको हम जब कूड़ा शूड़ा साफ़ किया तो अंदर से अकबरी हमाम ओरिजिनल हालत का एक निकल आया। मैं वी हैव प्रिजर्व दैट वन, जो जुनैर ने विजिट किया ना देखा। हम लोग मोती मस्जिद की जो है ना उसकी रेस्टोरेशन हमने की, वहाँ से एक तोशा खाना जहाँ पे से कह रहा का जहाँ पे ख़जाने वगैरह रखे वो भी हमने उसमें रीडिस्कवर हो गए। फिर हम लोगों ने साथ ही मकातिब खाना जो है उसको प्रिजर्व कर लिया। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि इसके अंदर ये बिल्डिंग्स थोड़ी सी सिंक कर रही थी और क्रैक्स इसमें डेवलप हो रहे थे। किसी ने आज तक ये सोचने की कोशिश नहीं की कि क्यों हो रहा था। हम एडहॉकिज्म में जाते हैं कि फ़ौरन रिपेयर कर दो, देखी जाएगी। भाई ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना जाके टेस्ट करा के लाएं, फिर पता चलेगा, डायग्नोस करें। तो फर्स्ट टाइम वी डायग्नोस्ड इट कि प्रॉब्लम क्या है उसके साथ। ठीक है, प्रॉब्लम ये थी कि जो आपने देखा होगा कि मोती मस्जिद का जो सहन है उसका पानी बाहर नहीं निकलता था, बारिश जब होती थी अंदर रहता था। सेम विद मकातिब खाना, वो भी नीचे है, बारिशें होती हैं, पानी अंदर रहता है, वो ज़मीन आहिस्ता सा पी जाती है। जब ज़मीन पीती तो ज़ाहिर है नीचे की जो एरिया है जहाँ पे फाउंडेशंस हैं वो नरम पड़ती हैं, वो सिंक करती हैं और बिल्डिंग्स एक साइड पे यूं टिल्ट करती थी। अब जब हमने इसको डिटेल से देखा, हमने प्रिजर्वेशन जब करने लगे तो हमने कहा इसमें लाजमन इसका, फिर हमने इसकी 3D स्कैनिंग की पूरी बिल्डिंग्स की। देन वी स्टार्टेड वर्किंग आउट कि हमें ये मालूम हुआ कि एक लीड मुझे मिल गई, एक सिरा मिला कि ये जगह खाली क्यों है। जब खाली से देखा वो 10 फुट नीचे जगह जा रही थी, वहाँ पे मोती मस्जिद के फर्श के नीचे सेन के, वहाँ पे नीचे मट्टी निकाली तो उसके अंदर से हमें एक साइड 2 साइडें यूँ ड्रेन्स चल रही थी अंदर। अच्छा। अब लोग कहते यार छोड़ें आगे क्या जाना, मैं कहते ये निकालें, जिसको हमने कहते हैं चूहा खुदाई की। हम आहिस्ता 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 करते गए और वो तकरीबन 40 फुट के करीब हम बाहर की तरफ गए हैं। तो ड्रेन वहाँ हमें लीड करके वहाँ पे ले गई, तो मैंने वहाँ पे खड्डा खोदा तो वहाँ पे ड्रेन आ रही थी, तो फिर मैं दोनों साइड से खोल दिया। जब वो खोलने पे मालूम हुआ तो मैंने ये सक्सेस समझा कि यार अब कम से कम मोती मस्जिद का सीन बचा लूंगा कि यहाँ मोटर लगा के पानी निकाल दूंगा। बट वी नेवर लेफ्ट इट देयर। हमने कहा यार थोड़ा सा और देखते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमने खोदना शुरू किया तो वी स्टार्टेड फाउंड सीरीज ऑफ ड्रेन्स विच इज गोइंग ऑन, और ये तकरीबन उससे तकरीबन 12-14 फुट नीचे थी ऊपर लेवल से, एंड वी नेवर लेफ्ट द होप। वो फिर हमें लिंक कर रही थी, मकातिब से भी एक आ रही थी, हमने उसका भी इसके साथ आपस में मिला दिया। एंड देन 623 फुट लंबी ड्रेन्स हमने आपस में खोल दी। तो पिछले 1.5 साल से वो ओरिजिनल ड्रेन्स अब वर्किंग कर रही हैं, इतनी बड़ी हैं कि आप बीच में पैदल चल सकती हैं, इतनी बड़ी ड्रेन्स हैं। और शदीद बारिशें आई हैं, एक कतरा पानी खड़ा नहीं हुआ वहाँ। लेकिन सर अब जैसे आप बादशाही मस्जिद की अगर हम बात करें तो अब उसको वॉल सिटी के अंडर देने का फैसला किया गया है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? जो क्या महकमा औकाफ मस्जिद की मुनासिब देखभाल नहीं कर पा रहा था इसलिए वॉल सिटी के अंदर दे रहे हो? ये 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्टिव आया कि जी ये
दिस शुड बी टेकन केयर बाय वॉल्ट सिटी, क्योंकि किले पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हमारे साथ आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर भी हमारे साथ काम कर रहा है। वी आर वर्किंग ऑल टुगेदर। और हमारे लिए खुशनसीबी ये होती है कि उनके लिए बाहर से जो कंसल्टेंट्स को लाना और उनसे डिस्कशन करना आसान है। गवर्नमेंट में रह के सर्कल बड़ा महदूद होता है, हम आसानी से लोगों को बुला नहीं सकते। सो दे इट्स मच ईजियर फॉर अस कि उनके थ्रू हम कंसल्टेंट्स आ जाते हैं, हम बैठ के बात करते हैं और हमें एक बेहतर सोल्यूशन मिल जाता है चीज़ का। साथ ही साथ जो इस सेक्रेटरी साहब आए हैं, सेक्रेटरी औकाफ, जो उन्होंने भी ये चीज़ और ही टुक द इनिशिएटिव ऑन दिस वन एज वेल कि नहीं खाली बादशाही मस्जिद ही क्यों ना और भी चीज़ें हम आपसे कराएं, क्योंकि आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। सो वी साइंड MOU, अभी पिछले ही महीने एक MOU साइन हुआ है हमारा औकाफ के साथ। वी आर नाउ वर्किंग ऑन 10 ऑफ देयर मोनूमेंट्स, नॉट ओनली ये बादशाही मस्जिद, तो हम आगा खान के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर रहे हैं। बाकी जो हैं प्रोजेक्ट्स, उन्होंने वी आर टेकिंग केयर ऑफ पाकपटन, ठीक है, बाबा फरीद खान शकर का, देन हज़रत मियाँ मीर का, हज़रत मादुलाल हुसैन का, बरकत अली इस्लामिया हॉल जो एक अरसे से बंद पड़ा है, उसको भी हम उस एडेप्टिव रीयूज में उसके ले जाएंगे, उसकी भी जी उसकी भी की जाएगी। उसके बाद फिर बहाउद्दीन ज़िक्रिया, शाह रुकन आलम, शाह शम्स तब्रेज़ और कोट मिठन में भी और उच में भी, ये सारे प्रोजेक्ट्स दैट इज़ बिन असाइंड टू अस बाय औकाफ डिपार्टमेंट एंड वी आर क्वाइट happy and we can do this because the thing is like a joint efforts of all departments and we are working very closely। औकाफ की टीम और हम लोग बहुत closely इस पे काम कर रहे हैं, उनकी टीम भी हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रही है and we will be working and inshallah you will find out the good results coming up। ठीक है। और ज़ुनैरा, हम देखते हैं कि सिर्फ हमारे ही मकामी लोग ही नहीं वहाँ पर जाते, जितने भी तारीखी मकामात हैं, गैर मुल्की सयाह भी यहाँ पर आते हैं और वो भी देखते हैं, तो आप तक भी बहुत सारी मालूमात पहुँचती होंगी कि उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उनका क्या मौक़िफ़ होता है, मज़ीद क्या क्या हम लोग चीज़ें जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर इस हवाले से देखें तो जो फॉरेनर्स हैं उनको ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी फॉरेन साइड की बात करें तो वहाँ पर चर्चेस को बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया होता है। इसी तरह से जब बात आ जाती है इंडिया की या पाकिस्तान की, तो यहाँ पर जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं वो यही हैं कि शाही किला है या लाल किला है, बादशाही मस्जिद है। लाहौर में जैसे ही लोग एंटर होते हैं तो उनका बस ये प्लान होता है कि अंदरून शहर कब जा रहे हैं और अंदरून कब विजिट कर रहे हैं, और उन्होंने आने से पहले ही बुकिंग भी करवाई होती है, चाहे वो वॉल सिटी से हो या उनके कोई जानने वाले हो, तो वो पहले से प्लान होता है कि भाई हमें वॉल सिटी घूमनी है और स्पेशली किला और बादशाही मस्जिद देखनी है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि ये सेंटर बन गया हुआ है, एक लाहौर का एक हब कहा जा सकता है कि जैसे ही आप शाही किला विजिट करने जाते हैं, बिल्कुल साथ ही बादशाही मस्जिद है, बादशाही मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान है और गुरुद्वारा है। तो ये एक कहा जा सकता है कि 4 मेन मॉन्यूमेंट्स एक ही जगह पर आपको मिल जाते हैं। और अगर कोई बच्चे भी इज्जत कर रहे हो ना कि हमें कहीं जाना है, तो चिड़ियाघर के बाद वहाँ ले जाते हैं, चलो जी सारा दिन गुजर जाएगा अच्छे तरीके से। तो जब फॉरेनर्स को ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं तो यकीनी तौर पे ये हमारा सासा भी है। और जैसे सर ने बताया कि टूरिज्म कभी भी आपकी सकाफती विरसों के अलावा पूरी नहीं हो सकती है, और यही वो चीज़ें हैं जो कि बाहर के लोगों को अट्रैक्ट कर रही होती हैं, उनके पास ये मॉन्यूमेंट्स नहीं है इस तर्ज के। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे जो शाही किला में जो चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं, मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, वो आज तक यूनिक है, उसको बनाते हुए बहुत सारा टाइम लग रहा होता है। अब बादशाही मस्जिद के अगर हवाले से हम देखें तो नाइट जो विजिट शुरू किया गया था वॉल सिटी की जानिब से, उसमें भी उसको इन किया, इसलिए क्योंकि एक अट्रैक्टिव है और एक अट्रैक्शन होती है लोगों को कि दिन में तो हमने देखी हुई, रात को देखी है, चाहे हम दूसरी दफ़ा विजिट करें ना करें, हर किसी ने एक दफ़ा वो ज़रूर टूर किया है कि हम रात में भी इसको देखें। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के इनिशिएटिव जब तक हम लेते रहेंगे, हमारी टूरिज्म भी बेहतर होगी, और साथ ही साथ सकाफती विरसों में जहाँ हम थोड़ी सी पहले नेगलेक्टेड रह चुकी हैं, उनकी वजह से अब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम इसको फ़ौरन ही टेकअप कर लेते, 2012 में वॉल सिटी अथॉरिटी जो है बनी है, उसके बाद इस पे काम तेज़ी से शुरू हुआ है। उससे पहले अगर आर्कियोलॉजी के हवाले से देखें तो उनकी साइट्स पे जो काम हो रहा है वो काफ़ी डिले से होता है। जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि 2016 से प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, 2019 में मुकम्मल हो जाने थे, लेकिन अब कोरोना पे डाल दिया गया वो भी कि भाई हमारे पास बजट नहीं 2 साल गुजर चुके तो अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी तेज़ी आएगी, क्योंकि वॉल सिटी को बहुत सारी मजीद असाइनमेंट्स मिल रही हैं और काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये लोग। तो लेकिन क्या ज़ुनैरा, जब आप वहाँ पर जाती हैं तारीखी मकामात पर पैकेजेस वगैरह बनाने, तो जो वहाँ पर लोग आए हुए होते हैं, मकामी शहरियों की मैं बात कर रही हूँ, उन लोगों की तरफ से एक जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक कहा जा सकता है कि स्टिल एक टेरर है हमारे लिए भी, वॉल सिटी अथॉरिटी के लिए भी, कि ये लोग दीवारें साफ कर रहे होते हैं और वहाँ पर शेर लिख जाते हैं। अभी जैसे मोती मस्जिद की बात हुई, मैंने बिफोर और आफ्टर की पिक्चर्स भी मेरे पैकेज में यूज़ की, और जब मैंने वो देखा तो मुझे
लिटरली एम्बैरेसमेंट भी हुई, शर्म भी आई कि भाई हम कौन है। मस्जिद की दीवारों को तो बख्श दिया जाए एटलीस्ट, चलो ठीक है, शाही किला की हम लोगों ने आउटर वॉल पे देखा कि कोई पेंट कर गया, कोई किसी ने नाम लिख दिए, किसी ने आई लव पाकिस्तान लिख दिया, कुछ इस तरह की, लोग ये समझते हैं कि हम जी अपनी याद छोड़ के जा रहे हैं। ये नहीं हम देख रहे हैं कि हम असासे को डैमेज कर रहे हैं। मोती मस्जिद की कोई ऐसी दीवार का कोना मौजूद नहीं था जहां पर लोगों ने शेरो शायरी ना की हो और अपनी मोहब्बत की दास्तानें ना लिखी हो। तो मेरा ख्याल है कि पेपर पेन इसलिए मौजूद होता है कि भाई आप अपने पास रखें, सकाफती विरसे को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। बच्चे आए हुए हैं, वो जहाँ खा रहे हैं वहीं फेंक रहे हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा मुझे इनिशिएटिव लगा कि अब हम फाइन कर रहे हैं, जगह जगह लिखा है वॉल सिटी ने जी कि हम 500 रुपए चार्ज करेंगे आपको, लेकिन ये नहीं पता कि कर भी रहे हैं नहीं, लेकिन लोग तो डर रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहा है। आप देखें, आपने एक फर्क नोट किया होगा कि किले में पहले बहुत गन पड़ा होता था, अब गन नहीं है क्योंकि हमने बिन्स भी रख दिए हैं। पहले बिन्स नहीं होते, लोग कहते थे कि यार हम कहाँ फेंकें, तो वो बिन्स भी हैं, प्लस हमारा स्टाफ भी काम कर रहा है साथ साथ। सो देखें, ये वो चीज़ें होती हैं। अगर एक घर, आपका घर साफ है, आपको घर में जाने को दिल चाहता है, दफ्तर साफ है, दफ्तर में काम करने को दिल चाहता है, तो कहीं भी आप जब इस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो उस जगह का खूबसूरत साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। ओनली देन यू कैन अट्रैक्ट द पीपल, ये बड़ा ज़रूरी है। अभी थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की भी इस पर हमारी BOG की मीटिंग हुई वॉल सिटी की, उसमें स्पेशली इंस्ट्रक्शंस थी कि जी ये बादशाही मस्जिद के ऊपर काम जो है उसको बहुत डिटेल में किया जाए। उनकी इंस्पेक्शन इंस्ट्रक्शन थी कि जैसे जदीद बाहर किस्म के म्यूजियम्स होते हैं जो हमारे पास नवादरात मौजूद हैं, उनके लिए एक अच्छा आला तरीन किस्म का म्यूजियम बनना चाहिए ताकि वहीं भी मस्जिद के अहाते में कहीं पे नज़दीक, ताकि जो लोग ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं जा सकते उनको भी एक अच्छी जगह मिल सके देखने के लिए, वो भी डेवलप कर पब्लिक सके। फैसिलिटीज वहाँ पे फुकदान है, बाथरूम की सफाई नहीं है, जगह अच्छी नहीं है, तो एक हाई टेक किस्म के हम बाथरूम भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये तमाम इसमें भी अभी काम हो रहा है हम और इंशाल्लाह हमें नजर भी आएगा। ठीक है जी, आज सेहत काल में दिन मनाया जा रहा था और इस हवाले से हम लोग बात कर रहे थे। नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर कंजर्वेशन है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और जुनैर इलियास भी हमारे साथ मौजूद थी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जुनैरा आपका भी बहुत शुक्रिया। मजीद भी जनाब आपसे बात करेंगे, यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ जिक्र हो जाए जिस्मानी और रूहानी सुकून का, तो एक पुरसुकून और कामयाब जिंदगी के लिए स्पिरिचुअल हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसके लिए आजकल मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं और कई इकसाम की चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं जो आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग का बाइस बन सकते हैं। और स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए मुख्तलिफ इकसाम और मुख्तलिफ रंगों के पत्थरों, क्रिस्टल्स और कार्ड्स का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि स्टोन्स और क्रिस्टल्स की बाकायदा एक साइंस होती है कि किस रंग का स्टोन कैसे इस्तेमाल किया जाए, उससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा यकीन भी होता है इस बात पर और वो मानते भी हैं कि फ़लाँ पत्थर या क्रिस्टल अपने हाथ में रखने से या पहनने से ये फ़ायदा होगा, फ़लाँ पत्थर रूम में रखें तो ये फ़ायदा होगा। आखिर ये साइंस है क्या, ये हमने आज जानने की कोशिश करनी है। पत्थरों, क्रिस्टल्स और कार्ड के जरिए स्पिरिचुअल हीलिंग कैसे की जा सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुलाफे नकवी है जो हमें फिटनेस और योगा टिप्स तो देती रहती हैं। आज हमें वो स्टोन्स, क्रिस्टल्स और कार्ड्स की अफादियत के बारे में हमें बताने जा रही हैं। सुलाफे अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू जागो लाहौर। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुलाफे हमने आपको सिर्फ योगा और बाकी टिप्स देते हुए जो देखा है, आज आप एक मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने लेकर आई है जिसके बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि जेमस्टोन्स और जो क्रिस्टल्स हैं इनमें क्या फ़र्क है? ये क्वेश्चन अच्छा है कि इसमें जेम स्टोन्स में क्रिस्टल में फ़र्क ये होता है कि हर जेम स्टोन को आप कह सकते हैं वो क्रिस्टल होता है, लेकिन हर जेम स्टोन क्रिस्टल नहीं हो सकता। यानी कि इसको आप रिवर्स कर लो कि आप ये नहीं कहोगे कि ये जेम स्टोन अगर एक पत्थर पड़ा हुआ है तो ये क्रिस्टल है, कह लोगे। लेकिन उसमें फ़र्क किस तरह होगा, उसकी एक तो फॉर्मेशन, हम उसकी डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, किस तरह बनता है, एक आयन से बनता है, एक एटम से बनता है, उसमें नहीं जाएंगे। बट द थिंग इज़ कि कुछ हैं जो चीज़ें जेमस्टोन उसको एक्टिवेट करने के लिए आपकी बॉडी से उसका कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों ने जैसा जो जेम्स के लिए एक्सपर्ट होते हैं वो आपको बताते हैं ये वाला पत्थर पहनो फलां ज़ोडिएक के साथ, तो वो जेम्स हैं जो ज़्यादातर बताया जाता है आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट हो और सनलाइट के साथ उसको एक्टिवेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो वो आपकी बॉडी के साथ जब मिलता है तो वो काम करना शुरू करता है। अब क्रिस्टल्स जहाँ तक है, क्रिस्टल आपने कहीं रखे भी हुए हैं,
इसे लूज क्रिस्टल ज्यादातर कहते हैं, जो क्रिस्टल हीलिंग में यूज होते हैं, यानी ये रॉ फॉर्म में होते हैं। जिस तरह अभी मैंने पहना भी हुआ है कि एमेथिस्ट का है। एमेथिस्ट ज्यादातर इसको थर्ड आई का क्रिस्टल भी इसको कहते हैं, बिकॉज ये पर्पल कलर में है, तो इसको ज्यादातर पर्पल कलर से ही हम एसोसिएट करते हैं। जितने भी हमारे डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स हैं उनको हम डिफरेंट कलर से भी एसोसिएट करते हैं। उसमें ये कलर उसके लिए थर्ड आई के लिए हो जाएगा। अब आप क्रिस्टल जो है अपने साथ रखते हो, बहुत सारे लोगों को मैं ये कहती हूँ, कहते हैं कि फिर क्या करें, पहनना है या साथ रखना है। तो मैं कहती हूँ अगर जेम स्टोन है तो आप अपने साथ रख सकते हो, लेकिन अगर लूज क्रिस्टल है कोई बात नहीं, आपके कमरे में पड़ा है, आपकी स्पेस में, आपके वॉलेट में है, तो वो काम करेगा। जरूरी नहीं कि आपने पहन के रखा है या आप सिर्फ हीलिंग के दौरान उसको यूज कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा उसमें फर्क होगा। एक तो उसकी बनावट में, एक वो किस चीज से बना है, मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें, और इनके जो फवाइद है वो भी अलग अलग है। तो अगर इनके बारे में खासतौर पे हम बात करें क्रिस्टल स्टोन्स के बारे में, तो ये हमारी जैसे पर्सनालिटी बताते हैं, और किस तरह पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं और असरअंदाज किस तरह हो सकते हैं। अब पहली चीज तो ये किस तरह होते हैं वो मैं बताती हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ये किस तरह पता चलता है। मुनीबा हमेशा की तरह आप मेरा सब्जेक्ट रहेंगे, जरूर मेरी मदद करेंगे इस चीज के अंदर। पता कैसे चलता है, आपने देखा होगा जो कुछ मुझ में है वो कायनात में, जो कायनात में है वो मुझ में है। यानी कि अगर मैं सांस लेती हूँ तो समुंदर भी सांस लेता है, मेरे अंदर पानी मौजूद है, तो उसी तरह कायनात में भी आपको समुंदर नजर आएगा। यानी हर चीज आपको, जो कुछ मुझ में, वही सिस्टम में आपको बाहर अगर आंखें खोल के देखें आपको नजर आता है। उसी तरह अगर मुझे भूख लगती है और मेरी एनर्जी लो हो जाती है, तो मुझे एक्सटर्नल सोर्स से चाहिए एनर्जी, मैं खाना खाऊंगी। इसी तरह अगर आपके एनर्जी सेंटर्स में एनर्जी कम हो गई है, जो आपके 7 चक्रास होते हैं उसमें कम होगी, जिसे साइंस में नर्व प्लेक्सिस कहते हैं, आपके जंक्शन होता है नर्व्स का जो एक तरफ जहां मिलता है। अब अगर उसमें इम्बैलेंस आ गया है तो आप उसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी लोगे, वो किसी से भी ले सकते हो, कलर से या स्टोन से। ठीक है, अब मेरे पास डिफरेंट स्टोन्स पड़े हैं जो डिफरेंट चक्रा से जिनको एसोसिएट किया जाता है। अगर आपके पास स्टोन्स का आपको नहीं पता कौन से खरीदने हैं, क्या करना है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ कलर्स पर जाओ। अब हम इसमें पर्सनालिटी की बात कर रहे थे कि कैसे पता चलता है, वो सबसे मजे की बात होगी। पहली चीज तो मैं आपको इमेजिन करके, जस्ट लाइक देखो एनर्जी है ना कायनात में हर चीज, तो मुझे मुनीबा का पूरा नाम पता है और हमने उसको इमेजिन किया, और उसके बाद हमने उसको यहाँ पे टॉस करने के बाद इस जगह पे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको आपके बारे में बताऊंगी, ये पर्सनालिटी आपकी कैसे बताते हैं। अब यहाँ जो अब पता भी चल रहा होगा जो चीजें पड़ी हुई हैं, अब ये आई एम सॉरी, अच्छा यहाँ पर अब जो आप हैं, आपकी पर्सनालिटी है कि आप ज्यादातर अपनी इंट्यूशन के साथ चलती हो, अपने दिमाग की और दिल की दोनों की सुनती हो। आप वो लड़की नहीं हो जिसे टिपिकल नहीं कहा जाता, हाय दिल के हाथों ये मजबूर हुई है वो, नो यू आर वेरी प्रैक्टिकल माशाल्लाह। देखो मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे, अच्छा ये चीज मुझे लग नहीं रही थी। अच्छा, मुनीबा में एटीट्यूड है, मगर वो चंद लोगों के लिए है। मुनीबा यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, और मैं खौफे को ना बड़ा है। अच्छा खैर, इसमें अगर देखो तो ग्राउंडिंग, आपको एक्चुअली इस टाइम पर ग्राउंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्राउंडिंग मतलब किसी तरह भी कर सकती हो, या तो जब आप शावर ले रहे हो तो उसके बाद आप सॉल्ट अपने ऊपर थोड़ा पानी में किसी में डाल के गिरा लो, ताकि आप क्लेंस हो सको, बिकॉज मे बी एक्सपोजर बहुत है, उस वजह से आप एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा भारी हो जाती है और आप कई दफा खुद को हैवी फील करती हो इन एरियाज में बहुत ज्यादा। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ऐसे कोई बैठ गया है, बिल्कुल आपको बोझ फील होता है। जब आप यहाँ से जाओगी भी तो वो बहुत वजन लेकर जाती है, तो वो एक एनर्जी है जो काफी डेंस हो चुकी होती है, आप एब्जॉर्ब बहुत जल्दी कर लेती हो चीजों को। दूसरा, आपको ग्राउंडिंग की तो जरूरत है। स्पिरिचुअल हर इंसान होता है, पर किसी में सलाहियत ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। आप में सलाहियत बहुत ज्यादा है, आप लोगों को बहुत आराम से पहचान लेती हो, इसलिए यू आर वेरी एक्सक्लूसिव कि आपके जो हल्का अहबाब है ना वो बड़ा महदूद सा है, जो है या तो इतने सालों से है, और अगर कोई छूट गया तो दोबारा कोई चांस नहीं है उसका। ध्यान रखना, वैसे मैं बता दूं, अगर कोई छूट गया उसने दोबारा नहीं आना। अच्छा, क्योंकि चांस नहीं देगी लड़की। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मुनीबा ग्राउंडिंग जरूर करो बार बार। एक चीज का ये मैसेज है, हाँ, चूंकि आपका काम बोलने का है तो आपका ये चक्रा बहुत ज्यादा माशाल्लाह एक्टिव है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, किसी का गला खराब होता है या थायराइड का इशू होता है, तो उनका चक्रा जो होता है या ये स्टोन बहुत दूर पड़ा होगा, उससे समझ आ जाएगी कि यार ये इसको इस चीज को हील करने की जरूरत है, बट यू डोंट नीड इट। आपको कभी भी इस चीज की हीलिंग की जरूरत हो, आप बोलो, कितनी अजीब सी बात है। वो चक्रा खुद ही मूव करेगा, इसकी एक अपनी रोटेशन होती है, खुद ही मूव करेगा, काम करेगा। इसके अलावा फाइनेंशियली, किसी ने पूछना, सब सारे हैं ना यहाँ पे होंगे, हमें बताओ मुनीबा के बारे में। नहीं, अच्छा मैं इसको कवर करके बताऊंगी। मुनीबा, आपको फाइनेंशियल कभी भी इश्यूज जिंदगी में नहीं आएंगे। आप मैग्नेट हो, पैसों का एक होता है, बंदा अट्रैक्ट करता है चीजों को,
तो वो उन चीज़ों को अट्रैक्ट करोगी। हाँ, सामने दरमियान में कभी कभी लगता है एक ऑब्स्टिकल आ गया, थोड़ा सा एक पॉज आ गया, रुक गया, मगर वो फ्लो में उसके बाद फिर उतना ही चलता है। आपकी लाइफ इस तरह है, वो जिग-जैग एकदम एक चीज रोलर कोस्टर की तरह चलेगी, बट दैट्स ओके। दूसरी चीज ये कि आप डाउन टू अर्थ तो मैंने बताया है। एक चीज है आपके असल में चक्रा, जो कि बड़ी अच्छी बात है, कम लोगों की देखती हूँ अलाइन है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कहीं होता है कि ये हेल्थ का कोई इशू आ सकता है, बट एक चीज बस हमेशा याद रखना, जो समटाइम्स आपको कभी रात को सोने से पहले यहाँ पर एक बोझ फील होता है, उसका बस ख्याल रखो। उस दौरान एक थेरेपी सब लोग सुन ले, सूरा रहमान की थेरेपी होती है वो, बिल्कुल रात को सोने से पहले आप 7 डेज मुसलसल आपने रात को कारी अब्दुल बासित की आवाज में सिर्फ बगैर तर्जुमे के आपने उसको सुनना है, सिर्फ आप लेटे हुए सो रहे हो सोने से पहले। हाँ, वो सोने से पहले सुनना है। वो बोझ, वो ईवल आए या जो भी आपको लगता है ना, इवन बहुत सारे लोग बोलते हैं जादू है मुझ पे, जो भी, वो 7 डेज के अंदर क्लेंस हो जाएगा। अगर आपको लगता है मेरा कोई काम रुका हुआ है, जो भी नेगेटिविटी है, कुछ भी एकदम, कई दफा आपको ऐसा होता है कि आप बहुत पॉजिटिव चल रही हो, अचानक से कुछ नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है आपके अंदर, कुछ ऐसी थॉट्स आती है, वो थोड़ा सा इम्बैलेंस आता है, वो इस चीज से क्लेंस हो जाएगा, आपको टारगेट से हटा देते हैं। कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगा। अब हम एक और चीज करते हैं मुनीबा के साथ, मैंने हमेशा इसको सब्जेक्ट बनाया है, शुक्रिया इस लड़की का। लेकिन मैं अगर इस बारे में अभी मैं पूछूं, कार्ड्स के बारे में बाद में जाते हैं, तो सुलाफी, ये हमारे आसपास जितने भी हमारे मसाइल होते हैं, ये सबको आइडेंटिफाई कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पता चल सकता है आपके बॉडी में क्या चल रहा है, मेडिकली ये भी पता चल सकता है। आप अच्छा किसी को डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि ये खुदा ना खास्ता तुम्हें ये मसला, कहते थोड़े से ना हर चीज के मैनर्स होते हैं, बहुत सारी चीजों के एथिक्स होते हैं, आप बहुत आराम से उनको बता सकते हो कि ये है, तुम चेक करा लो, पॉसिबिलिटी ऐसा हो, तुम उसका ख्याल रखो। बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर जो मैं लड़कियों में देखती हूँ, वो पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है। अब वो उनका जो ये वाला जो स्टोन है ना, जो ऑरेंज है, या ज्यादातर लोग उसको टाइगर्स आई भी यूज करते हैं, इसकी जगह पे एक स्टोन होता है, वो वाला जो होता है काफी दूर पड़ा होगा, उसके साथ ये ब्लैक पड़ा होगा, इट मींस उसके अंदर कोई ब्लॉकेज है। तो फिर आप उनको कह देते हो कि आप सिर्फ एक एहतियातन अपना एक रूटीन चेकअप जिस तरह होता है वो चेकअप करा लें। और बहुत सारी लड़कियों को हार्मोनल इम्बैलेंस और इससे रेलेवेंट कोई मसला निकल आता है, उसको आप हील करा लें। आप स्पिरिचुअल हीलिंग इस तरह हेल्प करेगी कि जो भी आपको जहां पर भी प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर जैसे हम थ्रोट की बात कर रहे थे, खुदा ना खास्ता अगर आपको लगता है आपकी आवाज़ जो है वो ब्लॉक हो रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें एक सोरनेस है गले में, आप उस दिन ब्लू स्टोन या कोई भी ब्लू कलर का स्टोन यहाँ रखोगे या हाथ में रखोगे। अब कुछ देर आपने रखा, आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर तो रेकी हीलर आप रेकी दे सकते हो, अगर नहीं हो आपने सिर्फ इसको होल्ड के यहाँ रखा हुआ है, अब वो चक्रा के साथ काम करेगा, बिकॉज़ इसका वही कलर है, वो खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा उस टाइम। आपको खुद ही थोड़ी देर बाद फील हो जाएगा कि एक चीज जो इम्बैलेंस थी और एनर्जी कम थी वो ठीक हो गई है। थोड़ी देर बाद आपकी आवाज ठीक होना शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर बाद आप में जो एनर्जी थोड़ी सी लो हो गई थी, आप बिल्कुल बोलोगे। समटाइम्स आपका दिल नहीं करता बोलने को, तो इंसान हैरान हो जाता है कि ये कैसे है, मेरा तो काम है बोलने का, तो मेरा तो काम ऐसे नहीं चलेगा। आप उस टाइम ये कर सकते हो कि ब्लू स्टोन या ब्लू कलर की कोई भी चीज उसको आप यहाँ रख लो, या ब्लू कलर को उस टाइम इमेजिन कर लो, या ब्लू कलर को अपने हाथ में रख लो, या कहीं पर भी ब्लू कलर है, वैसे लाहौर न्यूज ब्लू है, उसको देखो, लाहौर न्यूज को देखो, लाहौर न्यूज जागो लाहौर दोनों को देखें, तो इसको भी देखें, और आपका ना थोड़ी देर में ये खुद ही क्लैरिटी इसमें आना शुरू हो जाएगी। अगर आपको खुदा ना खास्ता इससे रेलिवेंट कोई इन्फेक्शन भी है, किसी चक्रा से रेलिवेंट, फर्ज अगर गट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, बिकॉज ये आपका सेकंड ब्रेन होता है, जो आपका सोलर प्लेक्सिस इसको हम कहते हैं, तो उसमें सिट्रीन या येलो कलर का कोई भी स्टोन काम आता है। आप या तो वहां रख दो, या गट से रेलेवेंट मतलब एसिडिटी जिनको होती है, एसिड रिफ्लक्स या आईबीएस, आईबीडी, कोई भी प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रो, ये इससे ही रेलेवेंट है, ये बहुत है, तो वो येलो कलर का एक तो इस्तेमाल करें, येलो कलर को देखें, येलो कलर को सोचें, और येलो स्टोन हाथ में रखकर उसके बारे में उसको सोचे और उस पर मेडिटेट करें। थोड़ी देर बाद आपको फील होगा कि आपको जो यहाँ क्रैम्प्स थे, जो भी सिम्टम्स आ रहे थे, वो कम होना शुरू हो गए। आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट अपनी जात के लिए चाहिए इसके जरिए, और आप फील करोगे कि आपके पास दुनिया में, अगर आप ऑब्जर्व करने पे आते हो, तो हीलिंग आपके अंदर बाहर हर जगह मौजूद है। बिल्कुल, सिर्फ आपको डिकोड करना आना चाहिए। बिल्कुल, चीजों को आप अनलॉक कर लेते हो खुद ही, बस आप देखने वाली आंख होनी चाहिए। तो आपको चीजें मिल जाएंगी, आपको प्लांट्स में क्योर मिलेगा। अब आगे चलते हैं और कार्ड्स के बारे में भी पता कर लें कि कार्ड्स किस तरह हमारी पर्सनालिटी या हमें हील कर सकती हैं स्पिरिचुअली। बिल्कुल, अब ये भी मेरे साथ ही अब ये भी मैं आपके साथ करूंगी। इसमें एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं,
सदका बला को टालता है, दुआ तकदीर को बदलती है। मुझे किसी ने बड़ी प्यारी लाइन कही थी और वो खुद टैरो कार्ड रीडर हैं। उन्होंने मुझे जब ये लाइन कही तो उन्होंने कहा प्रेडिक्शन का तो कोई वजूद ही नहीं होता। मैंने जरा सोचा, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही हैं। होता क्या है, आप सिर्फ फिजा से, जिसका वाईफाई जितना स्ट्रांग होगा वो उतनी फ्रिक्वेंसी पकड़ लेगा, फ्यूचर की, पास्ट की, तुम्हारे बारे में ये है। तो इस तरह है, आप कार्ड से एनर्जी पकड़ते हो, दैट्स इट। तो आप बता सकते हो कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है, मगर जो चीजें गैब हैं वो गैब रहेंगी, कुछ चीजों की लिमिटेशन होती है। एग्जैक्टली, हाँ, उन पे हमेशा पर्दा ही रहेगा, बिल्कुल, उसके हमेशा मर्जी चले जाए। सबसे ना जो मुझे गैब लगता है ना इंसानों में, वो उनकी नीयत है। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ आपको नहीं पता चलता कि कौन किस नीयत से बात कर रहा है। एग्जैक्टली, हाँ। तो उससे जरा थोड़ा सा केयरफुल रहे। किसकी नीयत कब चेंज हो जाए ये भी हमें नहीं पता। वो नहीं पता, वो गैब है, वो आप नहीं पहचान सकते, वो सिर्फ क्रिएटर जानता है किस बंदे में क्या है। मुनीबा 1 by 1 कोई एक कार्ड आपने चूज करने, 3 टोटल, ठीक है, मुझे बताना है और उसको मैं निकालूंगी यहाँ पर। अभी हम रख देंगे इसको, थोड़ी देर बाद हम इसको निकालेंगे कि इसमें क्या है मैसेज मुनीबा के लिए और इसकी पर्सनालिटी क्या बताती है। अब हम नॉर्मल आपस में अपनी बातें कर रहे हैं। क्लियर कार्ड्स हमने यहाँ रख दिया, क्लैरिटी का स्टोन होता है, ये हमने रख दिया, ठीक है। अब ये आ गए टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स और वो वाले कौन से कार्ड्स थे? ये ओरेकल कार्ड्स हैं। ओरेकल में आपके लिए मैसेज होता है और क्या होने वाला है इसमें थोड़ा बहुत पता चलता है। और टैरो जो है, अब ये जो हमारे यहाँ मतलब इस इल्म में कहते हैं अगर कोई कार्ड गिरे भी तो इट मींस आपके लिए मैसेज होता है। तो मुनीबा, जो भी अभी आप काम कर रही हो उससे फाइनेंस जुड़ा हुआ है, या माशाल्लाह घों से माशाल्लाह जो भी सुन रहे हैं, अच्छा, तो उससे फाइनेंस जुड़ा हुआ है। अगर आप इस चीज के हवाले से कुछ सोच रही थी तो वो चीज पूरी होने वाली है और आपके लिए खुशखबरी है। सुबह सुबह देखो, अच्छा, इसके अंदर आप 3 कार्ड्स चूज करोगे और हम उसको मिलाकर एक रीडिंग करेंगे मुनीबा की कि ये क्या है और इसके लिए मुनीबा के लिए क्या मैसेज है। ये जनरल रीडिंग होगी, याद रहे, हम जनरल किसी भी चीज के लिए स्पेसिफिकली नहीं कर रहे। स्पेसिफिकली होती है तो ये पूरा एक सेशन होता है कि किस तरह आप करते हो। अब सबसे पहले हम ओरेकल पर जाते हैं कि मुनीबा तुमने चूज क्या किया है। अच्छा, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, ये सेम वही चीजें हैं जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे कि मुनीबा तुम इंट्यूटिव हो, ठीक है। अब उसमें ये है कि मुनीबा साइंस पर बहुत ज्यादा जाती है। ये ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ, ये फला क्यों एंटर हुआ है, ये ऐसी चीज मेरे साथ क्यों हो रही है, यही चीज मुझे क्यों मिली है। तो इसी तरह आपको लाइफ में चलना होगा, नोटिस द साइंस, कि आप उन चीजों को नोटिस करते रहो। जो इंट्यूटिव बंदा होता है उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा साइंस उसी के लिए होते हैं, ठीक है। तो आपने उस चीज पर चलते रहना है। बाकी प्ले का कार्ड इसलिए आ रहा है मुनीबा, यू नीड क्लेंजिंग, इसलिए कि बहुत थक गई है बंदी, इसको रिलीफ थोड़ा सा चाहिए। मतलब ये कि घर जाओ जब भी तो थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालो, चाहे मेडिटेट करो, पसंद की कोई कॉमेडी मूवी देख लो, कोई थेरेपी करो, कुछ टूर पे भी जा सकते हैं, ट्रैवल सबसे बड़ी लर्निंग है, इसको ट्रैवल पे भेजो। अच्छा, हाँ, तो ये अभी ना असल में आप बहुत ज्यादा वो एक थका जिस तरह बंदा नहीं फील कर रहा होता कि मुझे कोई ऐसी चीज, एक ही रूटीन से थक जाते हैं ना, मुझे बॉक्स में बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, मुझे कोई ऐसे, यू आर अ फ्री बर्ड, पहली चीज तो आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं रह सकती। ये बंदी अपनी कन्वीनियंस पे काम करती है भाई। अच्छा, और गिविंग एंड रिसीविंग इसलिए आ रहा है कि मुनीबा, कुछ चीजें अपनी पर्सनल आपकी होती हैं मगर फिर भी मुनीबा ज्यादातर रिसीव करने से ज्यादा बिलीव करती है कि मेरा हाथ देने वाला हो, आप उनमें से हो, और वो चीज आपके लिए ना अच्छा कार्मा क्रिएट करती है। यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको मिल रहा है, लोग हसद करते हैं, जो भी करते हैं, वो इस वजह से है कि आप बहुत कुछ लोगों से छुपा के चैरिटी या कोई भी ऐसी चीज लोगों की हेल्प करती हो। ये बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। अब आपने इसमें क्या निकाला, देखो अब आधी चीजें लाहौर न्यूज के लिए निकल आएंगी, ठीक है। अच्छा, मुनीबा ने जो पहले भी अभी कार्ड गिरा था वही आपने चूज किया थी। इसके अंदर ये है कि मुनीबा को जो टीम मिली है वो बड़ी क्रिएटिव, तारीफ हो रही है, वेरी नाइस। अच्छा, बड़ी क्रिएटिव है और मुनीबा को इस वजह से ना इस चीज की बड़ी सपोर्ट है काम में, बिकॉज आई थिंक अगर ये टीम ना होती तो आप उस तरह काम ना कर पाती, बिकॉज आपको लगता है कि इन्होंने ना आपका आधा बोझ उठाया हुआ है और ये आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं अच्छे से। दूसरा, कई दफा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स है। देखा, हम जो पहले बात करते हैं एग्जैक्टली वही चीज आपने पिक कर ली। कैसे की? ये इसी तरह होता है, आप अपनी एनर्जी कार्ड्स में ट्रांसफर कर देते हो। एक आर्टिस्ट जो भी होता है कैनवस पर अपनी थॉट्स को लगा देता है। आपने क्या किया, कार्ड्स के जरिए चूज कर लिया कि ये मैं हूँ इस टाइम पर, तो इसको देख लो। कुछ तनाजा है, कुछ ऐसी चीजें हैं। दूसरा, इस टाइम पर क्योंकि जिस तरह टाइम आगे जाता जाएगा उसके अंदर मुनीबा आपको थोड़ा सा ना ख्याल रखना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे छुपे हुए नहीं होते लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं, तो उसका जरा थोड़ा सा ध्यान रखना। बातें इधर की उधर, उसकी मैं इस नाम से लगा दूं, इसके नाम से बात कर दूं, इस चीज का बहुत बस आने वाले टाइम में ध्यान रखो। स्पेशली 5 मंथ्स के बाद आपका ऐसा टाइम शुरू होगा कि मुनीबा अगर यहाँ है ना तो थोड़ा ऊपर जाएगी इंशाल्लाह और ज्यादा। अच्छा, उसकी वजह से जरा हसद तो होगा, ये एक नेचुरल चीज है, बट उस दौरान
अपने सर्कल को एक्सक्लूसिव रखो। देखना जब कोई नया एंटर होता है वो क्यों हो रहा है, उसको गौर से देखो, उसकी बातों को नोटिस करो। विद इन 5 मंथ्स ये चीजें होना शुरू हो जाएंगी आपके साथ। ज्यादा लोगों का हुजूम, ज्यादा लोग आना शुरू होंगे, उस टाइम जरा थोड़ी सी डिस्टेंस रख लेना। ठीक है, दूसरी चीज डिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कोरोना के लिहाज से भी, और वैसे वो वाला भी हाँ। फासला रखिए। और दूसरी चीज ये है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स ज्यादातर ये जॉब के हवाले से भी आता है, या अगर आप बिजनेस कर रहे हो तब भी आता है, और ये फाइनेंस का कार्ड है। ओके, इसका मतलब कि वो जिस तरह मैंने कहा, आप फाइनेंस के लिए मैग्नेट हो, ठीक। आपको वो चीजें कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इख्तियार बहुत सारी चीजों के अंदर मौजूद होता है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। कुछ देर के लिए हर्डल आएगी, मगर अचानक से तकरीबन आज से 3-4 माह के बाद चीजें एकदम फ्लो में चलेंगी। यानी और सलाफे ये भी पता चल सकता है इससे कि किसकी शादी कब होनी है। डेफिनेटली पता चल सकता है। किसका बताना है, मुझे बताओ किसका पता करना है, पहले मुझे ये बताओ। किसी का भी अगर हम पूछे तो पता चल जाएगा कार्ड से कि किसकी शादी कब होनी है। आप पूछें क्या, किसका पूछना है, मुझे बंदा बताओ। मेरे ही अच्छा, ये देख लो, आपकी इजाजत है, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी होती है हमारी कि हम किसी की भी रीडिंग कभी क्योंकि किसी ये से पूछे अमूमन ये बगैर वो वाले नहीं करते। क्वेश्चंस होते हैं जो हर कोई जाकर ना उन लोगों से करता है जो कार्ड रीडर्स होते हैं, ये जो बताने वाले होते हैं। और वो अच्छी बात होती है, मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट कुछ चीजें होती हैं शादी के लिए एक एफर्मेशन प्लीज याद कर लें कि आई एम रेडी टू बी इन अ हैप्पी हेल्दी मैरिज, प्लीज सेंड मी द राइट पार्टनर फॉर मी, आई एम ओपन टू द पॉसिबिलिटीज। ये मेडिटेशन बहुत करना सारे बहुत लोग, जरूरी है। ये मैं जरूर लिखवा भी दूंगी लड़कियों, तो जरा याद कर लो, शादी के लिए बड़ी जरूरी है। अच्छा, मुनीबा के लिए अगर हम एक चीज कार्ड चूज करो, कोई एक भी या तीन? 3। ठीक है, अभी देखना हम इसकी इंपॉर्टेंट चीज देखने लगे हैं। और ये हमें जल्दी जल्दी सुलाफे अगर करना कोई पड़ेगा। सीक्रेट कोई हाँ, चीज हुई ना तो मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है। यार मुनीबा खुद अभी इतना ज्यादा नहीं सोचती इस हवाले से, मैं पहले ही बता दूं, ये काम को लेके बस ये करियर ओरिएंटेड लड़की है। मैं पहले बता दूं, मैं शोर डाल दिया, मैंने कहा था ठीक है, ये ठीक है। करियर ओरिएंटेड लड़की है बहुत ज्यादा। समटाइम्स ये खुद भी नहीं सोच रही होती, और दरमियान में बहुत सारे लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, लाइक हाय हमें छोड़ के चली जाएगी, तो वो कई दफा उस चीज को डिले लग जाता है। Okay. बट मुझे लगता है कोई फीमेल है जो बहुत ज्यादा इस हवाले से सोचती है आपकी शादी को लेके, यार इसकी शादी हो जाए, या तो मेरी आप बहन, प्रेशर बोर्ड डालते मेरी हैं। बहन। वो कोई फीमेल है जो बहुत ज्यादा इस हवाले से सोचती हैं, जिस वजह से वो कई दफा स्ट्रेस में भी आ जाती है, इसका क्या होगा, ये क्यों इस तरह अपने साथ करिए। लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक ये फैसला करोगी, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 8 मंथ्स के अंदर या 8 मंथ्स के बाद आप इस चीज को, पॉसिबिलिटी को मैनिफेस्टेशन की तरफ लेकर आओ। इस हवाले से सोचो, वो चीजें मैनिफेस्ट हो विद इन 1 और 2 ईयर, और हो सकता है कि मुनीबा यहाँ पे और तरह स्टेटस चेंज करके बैठी हो। ठीक है, मतलब ये हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज हैं कि अब शादी की तरफ भी जाए जा रहे बिल्कुल, हैं। आप पॉसिबिलिटीज होती है, शादी आप जिससे चाहो सीरियसली कर सकते हो। ये मैं आपको बता दूं, कौन कहता है कि शादी आप एक लिखी हुई चीज है, जाए मतलब ये और सारी चीजें जितने भी को हमारे खुदा ले। क्वेश्चंस हैं या हीलिंग प्रोसेस है, हम इनके थ्रू, ये जो क्रिस्टल्स हैं इनके थ्रू भी कर सकते हैं, इवन दो के जो टैरो कार्ड्स इनको कहते हैं, बिल्कुल। हाँ, इनके थ्रू भी कर सकते हैं। तो सुलाफे ने आज हमें एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीजों के हवाले से बताया है। सुलाफे, बहुत शुक्रिया आपके you. वक्त का, और आप यहाँ पर आई हैं और इस हवाले से आपने हमें बताया है। और उम्मीद करती हूँ कि जनाब आपकी भी बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो इस हवाले से ठीक हो गई होंगी। मुझे अब आपने इजाजत देनी है, और जाते जाते अमजद साबरी साहब की एक कवाली है वो सुनिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।